नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। न्यायपालिका को बलात्कार पीड़ितों की शिकायतों को संदेह की नज़र से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ देखना चाहिए। घटना है उत्तर प्रदेश की। एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसके ब्रेस्ट पर हाथ तक रख दी जाती है और तो और सारी हदों को पार करते हुए उसके लोअर बॉडी के कपड़े नाड़ा तक उतारने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे सेंसिटिव मामलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता है। देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़िता की संवेदनशीलता और सहानुभूति को बिल्कुल ही ताक पर रख दिया है। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे फैसलों का देश विरोध ही करेगा और ज़बरदस्त तरीके से लंबे समय तक इसका विरोध भी किया गया। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अर्थात स्वतः संज्ञान लिया है। हालांकि आपको ये भी समझना है कि ये सुओ मोटो तब लिया गया है जब जस्टिस यशवंत वर्मा कैश केस स्कैंडल और उनके ट्रांसफ़र से सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसमें देखेंगे तो जो जज सुनवाई कर रहे हैं, नंबर 1 है यहाँ पे जस्टिस बी.आर. गवई, दूसरे हैं यहाँ पे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। इन्हीं लोगों के द्वारा आज इसकी सुनवाई की गई है। 26 मार्च को आज दिन है बुधवार, और सुनवाई करते हुए कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो भी विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, जो भी विवादास्पद फैसला दिया गया था, उस पर हम पूरी तरीके से रोक लगाते हैं। साथ ही इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि हम केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश को भी नोटिस जारी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे मीडिया के द्वारा इसको कवर किया गया है। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि हम 2 हफ्ते बाद मंगलवार को इस पे विस्तृत रूप से सुनवाई करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से और इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले समझिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, चूँकि सॉलिसिटर जनरल का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो तुषार मेहता के द्वारा कहा गया कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि उन पर रोक लगाना जरूरी होता है। उनके द्वारा बताया गया कि पैराग्राफ 21, 24 और 26 में जिस तरह का बातें लिखी गई है, उनसे लोगों में बहुत गलत मैसेज गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह देखना चाहिए कि इस जज को संवेदनशील मामले की सुनवाई करने ना दिया जाए। सोचिए इतना बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा। अब यहाँ पे आप लोग समझिए जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने क्या कहा। इनके द्वारा बोला गया कि यह बहुत गंभीर मामला है। जिस जज ने यह फैसला दिया उनकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई। हमें यह कहते हुए बहुत दुख है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह कमी थी। जजों ने कहा यह फैसला तुरंत नहीं लिया गया है, बल्कि सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया है, यानी पूरे विचार के बाद फैसला दिया गया है। दिमाग तो ज़रूर इसमें लगाया गया है। फैसले में कही गई कई बातें कानून की दृष्टि से गलत और अमानवीय लगती है। ऐसे में हम इस फैसले पर रोक लगा रहे हैं और सभी पक्षों को यहाँ पे नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी है और उत्तर प्रदेश सरकार भी है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये मामला क्या है। चलिए मैं आपको सबसे पहले मामला समझाता हूँ, घटना समझाता हूँ। देखिए मामला 3 साल पुराना है। यूपी का मामला है। लड़की की माँ ने दर्ज कराई थी एफआईआर, चूँकि यूपी के कासगंज की एक महिला है। 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसने आरोप लगाया था कि 10 नवंबर 2021 को वह अपने 11 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली में देवरानी के घर गई थी। उसी दिन शाम को अपने घर से लौट रही थी। रास्ते में गांव में रहने वाले पवन, आकाश और 3 नाम है अशोक यहाँ पे मिल गए। पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बिठाकर छोड़ने की बात कही। माँ ने उस पर भरोसा करते हुए बाइक पर बिठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास किया, उसके पायजामे की डोरी को तोड़ दिया। लड़की चीख पुकार सुनकर यहाँ पे देखा जाए तो बगल से राहगीर चल रहे थे। माना जा रहा है कि ट्रैक्टर गुजर रहा था जिसमें सतीश और भूरे नाम के 2 यहाँ पे व्यक्ति थे। मौके पर पहुँच गए,
लेकिन इन आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर उन दोनों को धमकाया और फिर वहां से फरार हो गए। अब यहाँ पे कुछ सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर हम मान ले या फिर मान चले कि अगर जो राहगीर अगर नहीं आते सतीश और चाहे वो भूरे, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे बलात्कार होने की पूरी संभावना थी। इसका मतलब यह भी है कि जो व्यक्ति वहाँ सम्मिलित थे, इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करना है कि बलात्कार करने की मंशा से ही ऐसी हरकत कर रहे थे, क्योंकि किसी व्यक्ति को छेड़ने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसी कोई चीज़ें नहीं करता है। लड़की की गरिमा या सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया, खासकर ऐसी जगह पर जहाँ पर सुनसान इलाका हो, जहाँ पर कोई ना हो। इसके तहत जो है यहाँ पे कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, धाराएं भी लगनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे अगला खेल शुरू होता है। पीड़िता की मां एफआईआर दर्ज कराने गई। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या है हमारे देश की कानून व्यवस्था। देखेंगे तो यहाँ पे जब पीड़ित बच्चे की मां आरोपी पवन के घर शिकायत करने पहुंची, चूँकि आमतौर पे गांव में होता है कि जो भी बच्चा इस तरह का हरकतें करता है तो पेरेंट्स या फिर मतलब जाते ही उसके पेरेंट्स से मिलने, ताकि मामला को सॉर्ट आउट किया जाए। तो पवन के पिता और अशोक ने उसके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दे दी गई। महिला अगले दिन थाने में एफआईआर दर्ज कराने चली गई, लेकिन आपको जान के बहुत ही अतिशयोक्ति होगा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। सोचिए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए कहा भी जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब समाज का हर व्यक्ति समाज के प्रति संवेदनशील होगा, चाहे वह पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब पुलिस ने कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की तो उसने अदालत का रुख किया। 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने आवेदन को शिकायत के रूप में मानकर मामले को आगे बढ़ाया। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए, जो भी यहाँ पे ठीक है स्टेटमेंट था सारा का सारा रिकॉर्ड किया गया। और फाइनली देखेंगे तो इन दोनों के खिलाफ फिर लोअर कोर्ट के द्वारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 जिसमें रेप, इसके अलावा पॉस्को एक्ट मतलब बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से सुरक्षा कानून जो बनाया गया है, इसके तहत यहाँ पे इन सारे धाराओं के तहत यहाँ पे केस दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 354 बी, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया गया। अब 18 अपने आप में इतना खतरनाक है कि इसमें देखेंगे तो हार्म के साथ साथ रेप का भी पूरी तरीके से मामला बनता है, बच्चों के लिए है ये। अब इसके देखिए बात, वहीं आरोपी अशोक पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत यहाँ पे केस दर्ज किया गया। अब यहाँ पे निचली अदालत ने दोनों को समन किया कि आओ और भाई शुरू करते हैं तारीख पे तारीख। लेकिन यहाँ पे आरोपियों ने हाई कोर्ट में इस समन को चुनौती दे दी। आरोपियों ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि उनके खिलाफ जिन धाराओं को निचली अदालत के द्वारा यहाँ पे केस दर्ज किया गया है वो उन पर लगे आरोपों से कहीं ज़्यादा है। यानी हाई कोर्ट से कहा कि इन आरोपों पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए। इसमें देखेंगे तो यही है, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझिए, हाई कोर्ट के फैसले की हुई आलोचना। अब यहाँ पे मामला क्या है, तो ट्रायल कोर्ट में लगाए गए बलात्कार के आरोप को चुनौती देने वाली आरोपियों की याचिका पर 17 मार्च को अपने आदेश में, जो कि अभी देखा जाए तो ज़्यादा दिन नहीं बीता हुआ है, लगभग 10 दिन हुआ है, न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने अभियोजन पक्ष के बयान को दोहराया कि दोनों आरोपियों ने 11 वर्षीय, अब ये यहाँ पे ध्यान है, 11 वर्षीय पीड़िता के स्तनों को पकड़ना, उसके पाजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात यह रेप या अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे चूँकि हिंदी में अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत ठीक है करके यहाँ पे टाइप किया गया है, मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस विवादित फैसला का देखा जाए तो चारों तरफ आलोचना हो रही थी। कई संगठनों के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया भी यहाँ पे की गई। आइए समझते हैं कानूनी भाषा में कि आखिर केस को कैसे कमजोर किया गया ताकि आरोपी को कम से कम सजा मिले या फिर वो बच जाए। तो यहाँ पे रेप की धारा यहाँ पे हटा दिया गया बड़े ही चतुराई पूर्वक। देखा जाए तो एकल न्यायाधीश पीठ ने मामले के तथ्यों पर विचार विमर्श और सावधानी पूर्वक जांच के बाद
समन को मतलब संशोधित करने का अधिकार दिया गया, जो लोअर कोर्ट के द्वारा दिया गया। यह नोट करने के लिए कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार के प्रयास का प्रथम दृष्टया यहाँ पे आरोप नहीं बनता है। जस्टिस मिश्रा ने दोनों आरोपियों से रेप की धारा को हटाते हुए बताया कि जो ये तथ्य है, इसको ध्यान से समझिए, ये तथ्य भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 जो बलात्कार और यहाँ पे 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के प्रयास के तहत आरोपों पर समन आदेश का समर्थन नहीं करते हैं। सिंपल सा बात है कि हाईकोर्ट के द्वारा जो निचली अदालत के द्वारा जो बड़ा जो एक तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया था, हाई कोर्ट बोल रहा है कि इनके द्वारा उस तरह का अपराध नहीं किया गया है, इसीलिए हम उसमें संशोधन कर रहे हैं। जो भी आपने धाराएं लगाई है पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है। साथ ही पोक्सो अर्थात बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत भी बलात्कार के आरोप का भी समर्थन नहीं करते हैं, जो पोक्सो के तहत किसी अपराध के प्रयास को दंडित करता है। चूंकि मैंने अभी बताया कि धारा 18 में आपको हार्म पहुंचाने के साथ साथ रेप का भी मुकदमा शामिल है पोक्सो एक्ट में। अब यही आपको समझना होगा कि अब इसके बजाय वे भारतीय दंड संहिता, अब वो जो हाई कोर्ट के जो जज है यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 बी के तहत इनके द्वारा लगाया गया, जो कि देखा जाए तो मामूली आरोप के लिए समन किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। क्योंकि उनके द्वारा पहले ही बोल दिया गया कि भाई ये राइट टू अटेम्प्ट या फिर राइट टू अटेम्प्ट रेप यहाँ पे नहीं है, अर्थात किसी महिला पर हमला करना या उसका शोषण करना जिससे उसे निर्वस्त्र करने या जबरन नग्न करने का इरादा हो, अर्थात इसमें देखिए रेप जैसी मामला नहीं है। साथ ही पोक्सो एक्ट की धारा क्या लगाया गया, चूंकि बच्ची है यहाँ पे तो पोक्सो एक्ट की धारा 18 की जगह 9 लगा दिया गया। इस 9 में क्या है तो गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलाने को कहा गया, अर्थात इसमें देखा जाए 354 बी में और पोक्सो एक्ट की धारा 9 में तो यहाँ पे कहीं से भी रेप जैसा अटेम्प्ट टू रेप जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझिए, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बिल्कुल ही जेंडर यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है। मतलब ये वही चीज़ है ना कि जैसे एक व्यक्ति मतलब होता है मजाक मजाक में दूसरे को क्या करते हैं, किसी का टॉवेल खींच लेते हैं, ऐसा आप लोगों ने बचपन में जरूर किया होगा। तो वैसा यहाँ पे अप्रोच दिखाया जा रहा है किसके द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। वो देख नहीं पा रहे हैं कि जिसके साथ ये छेड़छाड़ हो रही है वो नाबालिग लड़की है। इसके आधार पर उन्होंने पोक्सो एक्ट की धारा 18 की जगह क्या लगा दिया, पोक्सो एक्ट की धारा 9 को लगा दिया, जो हमें बताती है कि गंभीर यौन हमला और बलात्कार का प्रयास से यहाँ पर पूरी तरीके से अलग है। 18 में बलात्कार भी है और यहाँ पे देखा जाए 9 में तो वहाँ पे बलात्कार जैसे मामला नहीं है। अब यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो संविधान है, संविधान तो वैसे बहुत ही प्यारा है हमारा, जो भी हमारे यहाँ कानून नियम है ना, इतने ज़्यादा देखेंगे उसमें लूप होल्स उसमें नज़र आते हैं, जिसका इस्तेमाल करके जो भी आरोपी है या फिर जजों की मिली भगत से, आजकल वैसे ही जस्टिस वर्मा का केस छाया हुआ है, तो कई सारे लूप होल की वजह से बचने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें किसी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा अगर सोचिए 376 लगाई जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की सजा, जुर्माना होगी, आजीवन कारावास तक हो सकता है। अब सोचिए कल को ऐसी दुर्घटनाएं और भी होंगी, इस पर कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता है। और वहाँ पर भी अगर ऐसा फैसला आता है, इसका मतलब नाबालिग जो लड़की है सेफ नहीं है। जबकि हमें पता है कि नाबालिग लड़की हो या प्रेग्नेंट महिला हो या कोई सरकारी कर्मचारी खासकर महिला हो, उसके साथ अगर ऐसे अपराध करने के लिए प्रयास किए जाते हैं तो सज़ा बहुत कड़ी से कड़ी सुनाई जाती है। यहाँ हाई कोर्ट ने सीधे मना कर दिया, यह बलात्कार भी नहीं है सोचिए, और बलात्कार की प्रयास की श्रेणी में भी नहीं आता है। ऐसे में हमें यह पूछना चाहिए कि हाई कोर्ट से कि आप ही हमें बताएं कि ये जो इन्होंने किया आखिर इसका क्या मतलब था। किसी अच्छी मंशा से तो यहाँ पे नहीं किया होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, लेक्चरबाजी ना करे वकील, क्योंकि यही जो मामला है थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहा है जस्टिस वर्मा केस के तरफ। देखा जाए यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, देश में जब इतना हो हल्ला मचा तो कई वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया हुआ था। यहाँ तक कि देखेंगे सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका तक डाली गई। याचिका में कहा भी गया कि
सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दे कि वे इस फैसले के इस विवादित हिस्से को काटकर हटा दे या फिर रिकॉर्ड मुक्त कर दे। देखेंगे तो इसके साथ ही जजों की ओर से की जाने वाली ऐसी विवादित टिप्पणियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी दिशा निर्देश जारी करे। देखिए लेकिन हुआ क्या इसमें, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और खारिज किया तो इतने सिंपल तरीके से खारिज नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे वकीलों के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि वकीलों को इस तरह के मुद्दों पर लेक्चरबाजी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ न्यूज वेबसाइट के मैंने यहाँ पे कटिंग निकाला हुआ है, देख पा रहे हैं। इससे पहले जस्टिस बेला, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग खुद देखिए। इससे पहले जस्टिस बेला त्रिवेदी और प्रसून बी वराले की बेंच ने इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। बस इतना पर्याप्त है, इतना आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, स्वतः संज्ञान अब यहाँ पे लिया गया। आखिर लिया गया कि नहीं लिया गया, लिया तो गया ही यहाँ पे, लेकिन आपको ये भी समझना है कि अभी जिस तरीके से जस्टिस वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीच तनाव देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा मैं कोई क्वेश्चन नहीं मार्क उठा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अपने आप में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कोइंसिडेंस टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पे खैर मामला जो भी है आप लोग खुद समझदार है, समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो फाइनली यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो स्टेप लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता की चिट्ठी के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया हुआ है। ये वही शोभा देख पा रहे गुप्ता है। शोभा वी द वुमेन ऑफ इंडिया की संस्थापक भी ये रह चुकी हैं। और फाइनली आपको पता है कि आज सुनवाई पूरी हुई, पूरी तो नहीं हुई लेकिन आज सुनवाई यहाँ पे शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हालांकि देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है। एक और केस की हम लोग चर्चा कर लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हाई कोर्ट का फैसला पलटा हुआ था, जिसमें है बॉम्बे हाई कोर्ट का। लेकिन मामला क्या है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट की एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला ने जनवरी 2021 में यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि किसी नाबालिग पीड़िता के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना पॉक्सो में अपराध नहीं मान सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे किसके द्वारा बोला जा रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के द्वारा बोला जा रहा है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितना अच्छा प्रयास किया गया, या फिर यहाँ पे देखा जाए तो और यहाँ पे क्या क्या ऐसे संशोधन होना चाहिए, या फिर और ऐसे क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए जिसकी वजह से खासकर नाबालिग के संदर्भ में कोई दोषी है तो बचा ना पाए। खैर यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद।